हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम विकी। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले माल्टा का वीज़ा आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, माल्टा यूरोप में आता है। तो माल्टा का वीज़ा इतना इजी भी नहीं है कि आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ आप उसको फॉलो करके माल्टा का वीज़ा पा सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे आप किसी कॉलेज में या फिर मतलब जो कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी होती है, आप वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। तो आपकी मार्कशीट होती है, जो नंबर जो आप जिस स्कूल से पढ़ के आए और आगे जो बड़े कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे, तो वहाँ पर आपकी मार्कशीट चेक की जाती है। तो उसमें आपके जो जितने नंबर हो उसके हिसाब से। तो यूरोप में आप नॉर्मली जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू चेक की जाती है। वैल्यू क्या है आपके पासपोर्ट की, आप पहले किस किस कंट्री में घूमने के लिए गए हैं, या फिर आपने पहले किसी कंट्री में वर्क वीजे पे काम किया है। तो जो आपकी पासपोर्ट की वैल्यू होती है वो चेक की जाती है। तो अगर आपकी पासपोर्ट की वैल्यू है जो अच्छी है, मतलब आप पहले किसी कंट्री में गए हुए हैं, आपने पहले काम किया है, जो आपका जो बैकग्राउंड है क्लियर है, आप पहले 2-3 साल 4 साल 5 साल किसी कंट्री में लगा के आए हैं, या फिर आप ट्रैवल पे घूमने के लिए गए हैं, तो आपकी पासपोर्ट की जो वैल्यू होती है वो चेक की जाती है। उसके हिसाब से जो यूरोप का वीज़ा मिल जाता है। आप नॉर्मली किसी भी यूरोप कंट्री में अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप इस ट्रिक को फॉलो करें। तो जैसे आप सबसे पहले आप छोटी कंट्री में जाए, अगर आपकी जेब में पैसे हैं, आप यूरोप में जाना चाहते हैं, नॉर्मली आप 8 से 10 लाख रुपए एजेंट को दे के जाएंगे, तो उसका आपको कोई भी भरोसा नहीं आपको भेजेगा, या फिर आपको इलीगल तरीके से आपको बॉर्डर क्रॉस करवाएगा, पहले छोटी कंट्री में लेके जाएगा, वहाँ से फिर वहाँ भेजेगा, तो इलीगल हो जाता है वो। लेकिन आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आप खुद अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कोई भी घर पे वीज़ा नहीं देने आएगा, ये बात लिख लेना। जैसे कि अगर आपकी थाली में खाना रखा, अगर आप नहीं खाएंगे तो खुद तो नहीं आएगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली आप जिस भी शहर में हैं या फिर गांव में, आपके जो नज़दीक शहर है वहाँ पर जाए। जो ट्रैवल एजेंसियाँ होती है, जैसे अब नॉर्मली फोटोस्टेट की दुकान होती है, वैसे ही ट्रैवल एजेंसियाँ भी होती है। तो आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी में जाए, वहाँ पर जो छोटी कंट्री के ट्रैवल वीजे होते हैं उनके लिए बात करें, उसके बारे में बात करें, उससे पूछे कि जो मतलब आप जैसे इंडिया से आप दुबई जाना चाहते हैं, आप ट्रैवल पे घूम के आना चाहते हैं, तो पहले आप दुबई का वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप मलेशिया में आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले मलेशिया का वीज़ा अप्लाई करें। तो मलेशिया में अगर आप आ जाते हैं ट्रैवल वीजे पे, तो यहाँ से जैसे जो सिंगापुर का बॉर्डर मलेशिया से नज़दीक लगता है, बहुत नज़दीक लगता है। जैसे अपना इंडिया का नेपाल का बॉर्डर लगता है, तो ठीक ऐसे ही सिंगापुर का और मलेशिया का बॉर्डर लगता है। तो अगर आप मलेशिया में आ जाते हैं तो सिंगापुर का वीज़ा आपको बहुत आसानी हो जाता है मिलने के लिए, चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सिंगापुर भी नहीं जाना चाहते, सिंगापुर का वीज़ा आपको नहीं मिलता, तो यहाँ पर जो नज़दीक कंट्रियाँ लगती मलेशिया के नज़दीक है, जैसे कंबोडिया है, वियतनाम है, या फिर थाईलैंड है, या फिर इंडोनेशिया, इनका वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। इंडियन के लिए तो जो इंडोनेशिया है आप डायरेक्ट जा सकते हैं, और जो वियतनाम हो या फिर फिलीपींस हो, या इन कंट्री में आप मतलब बगैर वीज़े के भी जा सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट पे आप जा सकते हैं, तो उस पर आपके पासपोर्ट की स्टैंप लग जाएगी। आप जिस भी कंट्री में जाते हैं तो उससे आपकी जो पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आप स्लो स्लो करके, जैसे एक कंट्री में पहले गए आप, उसके बाद फिर वहाँ से आप वहाँ की जो एम्बेसी होती है, जैसे सिंगापुर की एम्बेसी हुई, या फिर आप इंडोनेशिया में गए, इंडोनेशिया से आपने वहाँ पर थाईलैंड की एम्बेसी में गए, वहाँ से थाईलैंड का वीज़ा आप ले लेते हैं, ट्रैवल वीज़ा। तो आपके पासपोर्ट पे एक तो जो मलेशिया की चौप होगी, उसके बाद इंडोनेशिया की होगी, तो थाईलैंड का वीज़ा आपको आसानी से मिल जाएगा। थाईलैंड से फिर आप वापिस आ जाए मलेशिया में। मलेशिया में आने के बाद आप जैसे नेपाल का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, सेम वैसे ही सिंगापुर का मलेशिया के साथ बॉर्डर लगता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी है मलेशिया के अंदर, तो उनसे बात करें आप कितने पैसे लेते हैं। वो मतलब जितने भी पैसे लेंगे आपको लीगल तरीके से भेजेंगे। आप मतलब किसी एजेंट के चक्कर में पड़ के जाएंगे तो आपको फंसा देगा। लेकिन आप ट्रैवल एजेंसी में जाएंगे जिस पे आपको पूरा विश्वास हो, आप उसी ट्रैवल एजेंसी वाले से बात करें। जैसे कि वहाँ पर नॉर्मली और भी बंदे जाते होंगे, तो उनसे बात करें, उनसे बातचीत करें कि ये जो ट्रैवल एजेंसी है कैसी है, ये भेज देती है या नहीं भेज देती। तो उनसे बात करें। आप जाएंगे तो आपको वहाँ की सारी नॉलेज हो जाएगी, कोई कौन सी कंट्री का वीज़ा कितने पैसे में मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो नॉर्मली अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे। अगर आप
एजेंट को पैसे दे देते हैं तो आपके पैसे मर जाते हैं, तो एजेंट के भरोसे में रहेंगे तो आपके पैसे भी जाए भी जाएंगे। अगर आप खुद कोशिश करेंगे, अगर थोड़े बहुत पैसे खराब हो जाते हैं तो आपको मतलब आपको रास्ता मिल जाएगा कि ये पैसे मेरे इधर खर्च हुए थे, ये पैसे मैंने उधर लगाने थे, वो सही रास्ता था, उधर से जाना था। तो आप खुद ट्राई करें, जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तो आपको आगे का रास्ता नहीं मिलेगा। तो घर से निकले, अपनी ट्रैवल एजेंसी में जाके बात करें वहाँ से कि जो छोटी कंट्री का वीज़ा कैसे मिलेगा। पहले छोटी कंट्री में जाए, जब आपके पासपोर्ट के ऊपर 4-5 कंट्री की चौक लग जाती है, आप वापस अपने देश में जाए, वहाँ से अपने देश से भी आप अप्लाई कर सकते हैं फिर माल्टा का वीज़ा। जैसे अगर आपके पासपोर्ट पे 5 कंट्री की जो स्टैंप लग जाती है, तो 5 कंट्री के ऑलरेडी वीजे हो गए, तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू 50% बढ़ गई है, मतलब 50% चांस हो गए हैं यूरोप में जाने के। उसके बाद अगर आप डायरेक्ट वहाँ पर यूरोप में नहीं जाना चाहते तो और जो उसके आसपास जो छोटी मोटी कंट्रियाँ हैं उनमें भी आप घूम सकते हैं। जैसे आप ट्रैवल वीजे पे हांगकांग में चले गए या फिर सऊदी अरब चले गए, अपने जो पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ा ले, 6 से 8 या फिर 10 कंट्री का आप अपने जो पासपोर्ट पे स्टैंप लगवा ले, उसके बाद आपको यूरोप में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कोई भी यूरोप में नहीं भेज सकता। वैसे भेज देंगे लेकिन वहाँ पर आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, 8 से 10 लाख, 15 लाख, 20-20 लाख रुपए लोग अपनी ज़मीन बेच के यूरोप जाने के लिए पैसे दे देते हैं एजेंट को और वो पैसे मर जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये तरीका सबसे बेस्ट है। अभी फ़िलहाल मैं मलेशिया में हूँ, तो मलेशिया से मैं ट्राई करेगा सबसे पहले सिंगापुर के लिए, थाईलैंड के लिए, या फिर जो मलेशिया के आसपास जितने भी बॉर्डर लगते जितनी भी कंट्रियों के उनमें मैं कोशिश करेगा। उसके साथ फिर मैं आपको शेयर करेगा जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स लगे, जो डिटेल लगी, कितना पैसा कितना खर्चा हुआ, तो उसके साथ जो भी पूरी डिटेल होगी मैं आपके साथ सारी शेयर करेगा। और मैं एक बात आपको बतानी भूल गया, आप जब भी किसी कंट्री में अप्लाई करते हैं वीज़ा, या बड़ी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं या फिर छोटी कंट्री में, आप किसी भी कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स उसकी एक फ़ाइल बनाएं अच्छे से। मतलब आपका जो रिज्यूम है वो रिज्यूम अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से, मतलब आप किसी भी जो फोटोस्टेट की दुकान होती है जो रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, या अगर आप खुद जानते हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास जो प्रिंट वाली मशीन है, आप खुद भी बना सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी मतलब ट्रैवल एजेंसी में भी बनवा सकते। आप कितने क्वालिफिकेशन, आपने कौन सी डिग्री की है, डिप्लोमा की है, तो उसके हिसाब से अपना रिज्यूम बनवाए। आप क्या काम जानते हैं, आपको किस चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपने पहले कौन सी कंपनी में काम किया है, आप ट्रैवल घूमना चाहते हैं या फिर वर्किंग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से अपनी जो फाइल है उस फाइल तैयार करें, अच्छी से फाइल तैयार करें, ताकि आप जब भी किसी भी एम्बेसी में जाए इंटरव्यू के लिए तो आपकी फाइल देख के जो ऑफिसर है वो इम्प्रेस हो जाए और आपको वीज़ा आसानी से मिल जाए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।